नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। साल 2025 विदाई ले रहा है और नए साल 2026 का आगाज होने वाला है। 2025 का गुजरता साल अपने साथ कई खट्टी मीठी यादें सजोए हुए विदाई ले रहा है, लेकिन इस साल कुछ ऐसी सनसनीखेज वारदातों का गवाह भी बना जो लोगों के दिमाग में घर कर गई। चाहे गोदारा लॉरेंस गैंग की आपसी लड़ाई हो या फिर कफ सिरप कांड, इन सब के बीच प्रदेश में अपराध को लगाम लगाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी घटनाएं और बड़ी आपराधिक वारदातें और कुछ बड़े हादसे साल 2025 में हुए। चलिए इनकी एक झलक इस कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाते हैं। जयपुर का एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां इलाज की उम्मीद लेकर हजारों मरीज आते हैं। लेकिन यहां अब आग डर का दूसरा नाम बन चुकी है। पिछले 18 महीनों में 16 बार आग ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। एसएमएस हॉस्पिटल में अक्टूबर में भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें 8 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में लगी। इस आग में 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे थे। घटना ने सरकारी सिस्टम की पोल खोल कर रख दी थी। अस्पताल प्रशासन ने बार बार इस तरह की वारदातों पर ध्यान नहीं दिया, वरना हादसे को रोका जा सकता था। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक ऐसा अग्निकांड हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया और इस अग्निकांड में लगभग 8 लोगों की मौतें हो गई और कई लोग इसमें घायल हो गए। हालांकि डॉक्टरों की टीम ने और वहां मौजूद लोगों ने कई लोगों को वहां से सुरक्षित मरीजों को बाहर निकाला, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें बच चुकी। हालांकि इस घटना ने कई बड़े सवाल जो है वो खड़े कर दिए कि आखिर सरकारी अस्पताल में ये कैसा मेंटेनेंस था। अगर उसको पहले से दुरुस्त किया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। इस साल राजस्थान में नशे का कारोबार बढ़ा है। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ का नशा पकड़ा था। 6 किलो एमडी ड्रग, 3 किलो अफीम, 1 पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। जिले में अब तक की एमडी ड्रग की सबसे बड़ी बरामदगी। प्रतापगढ़ पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की मेफेड्रॉन की एक बड़ी खेप जब्त की। इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। तस्कर जमशेद उर्फ जम्मू लाला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नशे की फैक्ट्री लगाने के उपकरण जब्त किए। पुलिस को साल 2025 में ड्रग की खेप को लेकर कई सफलताएं मिली। साल 2025 राजस्थान के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी के लिहाज से काफी अहम रहा। इस साल नशीले पदार्थों की तस्करी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ। पाकिस्तान से आने वाली हीरोइन हो या फिर अफीम या गांजे की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी में प्रयोग की जाने वाली लग्जरी गाड़ियां हो या फिर एमडी ड्रग जैसे खतरनाक नशीले पदार्थों की तस्करी। इस साल राजस्थान पुलिस ने कई ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की, भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को जब्त किया और कई तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। साफ है कि नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ी है, लेकिन पुलिस की सख्ती ने भी इस नेटवर्क को बड़ी चोट दी है। जून महीने में अलवर के अस्पताल में आईसीयू में नर्सिंग स्टाफ द्वारा पीड़िता से रेप का मामला सामने आया था। 32 साल की महिला मरीज के साथ अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर सुभाष गठाला ने दुष्कर्म किया था। अब इस घटना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने महिला को नशे का इंजेक्शन लगाया। बेड के चारों तरफ पर्दे लगाकर इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। महिला पूरी तरह होश में नहीं थी, इसलिए विरोध नहीं कर सकी। उस समय आईसीयू में 8 बेड पर 7 मरीज भर्ती थे, जिनमें 3 महिलाएं शामिल थीं। घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। लोगों ने मांग की थी कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। साल 2025 में अलवर के एसआईसी मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको झंझोर कर रख दिया। चिकित्सालय में भर्ती एक महिला से मेडिकल कर्मचारी द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और मामला थाने में पहुंचा। उसके बाद चिकित्सा विभाग की ओर से भी कार्रवाई की बात की गई। एक टीम बनाई गई और मामले की जांच कराई गई। पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया जाता है, जिस पर विश्वास किया जाता है उन्हीं के द्वारा इस तरह के कृत्य करने को लेकर लोगों में विश्वास उठता नजर आया। इस पूरी घटना ने आम जनजीवन को भी झंझोर कर रख दिया था। अक्टूबर में दूदू में अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। साइड पर खड़े एलपीजी ट्रक को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद एक के बाद एक 200 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई थी। ये धमाके करीब 10 किलोमीटर दूरी तक सुनाई दे रहे थे। एक के बाद एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट से लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे ने साल 2024 के भांकरोटा अग्निकांड की याद दिला दी।
हालांकि दूदू में हुए हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक के बाद एक 200 सिलेंडर ब्लास्ट होते रहे। समय रहते पुलिस ने यातायात रोक दिया और यातायात को डाइवर्ट कर दिया, वरना बाकी वाहन भी आग की चपेट में आ जाते। हमेशा से ही मुंह की खाने वाला नापाक पाकिस्तान इस बार नापाक साजिश रचता रहा। राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने 7 पाकिस्तानी जासूस पकड़े जो राजस्थान और भारत की गोपनीय सूचना पाकिस्तान को दे रहे थे। सोशल मीडिया से भारतीय सेना की गोपनीय सूचना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेजी जा रही थी। अलवर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और दिल्ली में कार्रवाई कर सीआईडी इंटेलिजेंस ने इन जासूसों को पकड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, इसलिए वो भारत की सेना की जानकारी रखना चाहता है। लोगों को गुमराह कर उन्हें जासूसी के रास्ते पर ले जा रहा है। पाकिस्तान या तो हनी ट्रैप या फिर पैसों के लालच में भारत के लोगों से जासूसी करवा रहा है। 2025 में ऐसे कई मामले सामने आए। हमेशा से मुंह की खाने वाला नापाक पाकिस्तान इस बार राजस्थान में बॉर्डर एरिया के पास में लगातार नापाक हरकतें करता रहा। वो चाहता था कि भारतीय सेना की गोपनीय और महत्वपूर्ण सूचना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक पहुंच जाए, इसलिए उसने इस साल राजस्थान में कई लोगों को अपना जासूस बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान चाहता है कि भारत और राजस्थान में किस तरह से सेना जो है वो काम कर रही है, इसलिए वो इस तरह की नापाक कोशिश कर रहा था। लेकिन हमारी खुफिया एजेंसी ने उस नापाक हरकत को भी ब्रेक डाउन कर दिया और 7 जासूसों को इस बार गिरफ्तार किया गया है। झालावाड़ के पिपलोदी में हुए स्कूल हादसे को कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये वो हादसा था जिसमें कई मासूम सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। जर्जर स्कूल की छत और दीवार गिरने से कई बच्चों की जान चली गई थी और कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये वो दर्द है जो कई परिवारों के लिए नासूर बन गया। आपको बताते हैं कि स्कूल की एक जर्जर कक्षा अचानक ढह गई थी। उस समय 7वीं कक्षा के 35 बच्चे कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए थे। हैरानी की बात यह है कि इस स्कूल का नाम जर्जर स्कूलों की लिस्ट में शामिल ही नहीं था। इस घटना ने सरकारी स्कूलों की पोल खोलकर रख दी। इसके बाद राजस्थान में जर्जर इमारतों के खिलाफ अभियान चला और सभी को दुरुस्त करवाया गया। पिपलोदी का स्कूल हादसा एक बड़ा संदेश देता है जो वर्ष 2025 हमें सिखाकर जा रहा है। ये वर्ष 2025 का एक ऐसा जख्म है जो शायद ही कभी भर पाए, लेकिन हादसे सबक देते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यह हादसा हमें, हमारी सरकार को, हमारे लोगों को कहीं ना कहीं सबक देगा और आने वाला वक्त इस हादसे के पीड़ितों और इससे प्रभावित लोगों के लिए एक नई खुशी या एक नई उमंग लेकर आएगा। अक्टूबर में राजस्थान में कफ सिरप ने जमकर तांडव मचाया, जिससे कई बच्चों की मौत हुई। डेक्स्ट्रामेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप से कथित तौर पर 3 बच्चों की मौत हो गई थी। साथ ही ये भी पता चला कि 2023 में ही कायसन फार्मा की एक दवाई पर प्रतिबंध लगा था। इसके बाद भी कायसन फार्मा को फ्री मेडिकल स्कीम के तहत दवाइयां सप्लाई करने की इजाजत कैसे मिली? डेक्स्ट्रामेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड को लेकर विवाद काफी बढ़ गया था। किसी दवा की गुणवत्ता जांच में कोई कमी पाए जाने पर उसका वितरण नहीं किया जाता। तो सवाल यह है कि इस कंपनी की एक दवा पहले भी गुणवत्ता जांच में फेल हो गई थी, तो क्या इस दवाई की टेस्टिंग नहीं की गई थी? इस साल किसी ने नहीं सोचा था कि जो खांसी की दवाई से बच्चे ठीक होते हैं, वही खांसी की दवाई बच्चों के लिए जानलेवा साबित होगी। दरअसल डेक्सो एक दवाई थी जिसकी वजह से 3 बच्चों की राजस्थान में मौतें हुई है। जैसे ही उनको दवाई देने के लिए अस्पताल से वो दवाई दी उन्हें और उसके बाद बच्चों की मौतें हो गई। उसके बाद पूरे राजस्थान में ये कफ सिरप देने से एक पैनिक और डर का माहौल जो है वो बन गया है और उसके बाद सरकार ने भी कठोर एक्शन लिया और जिसने ये दवाई का बैच बनाया उस पूरे बैच को समाप्त किया गया। इसके साथ ही जिस कंपनी ये दवाई बनाती है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। लेकिन किसने सोचा नहीं था कि कैसे खांसी की दवाई जानलेवा साबित होगी। राजस्थान में 3 ऐसे फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया जो विदेश से डिग्री लेकर भारत के मेडिकल सिस्टम में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। कई ऐसे नामी डॉक्टर हैं जो किर्गिस्तान, जॉर्जिया, चीन और बांग्लादेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर भारत आए हैं। इन शिकायतों में विदेश से एमबीबीएस करके आए डॉक्टर्स के एफएमजी सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए गए। ये सभी डॉक्टर या तो पर्सनल लेवल पर घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर बड़े निजी अस्पतालों से जुड़े हुए हैं। एसओजी ने परिवाद दर्ज कर जांच शुरू की। एसओजी की प्रारंभिक जांच में ये संकेत मिले कि ये पेशेवर गिरोह बड़ी रकम लेकर विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को फर्जी सर्टिफिकेट दिलवाने के धंधे में सक्रिय है। राजस्थान की एसओजी ने इस साल एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो कि
फर्जी डॉक्टर बनकर सर्टिफिकेट लेकर और ट्रेनिंग कर रहे थे। विदेश से एमबीबीएस करके आ रहे थे, लेकिन भारत में आकर एफएमजी एक सर्टिफिकेट होता है वो लेना अनिवार्य होता है, और उसी को ये डॉक्टर फर्जी तरीके से लिया, फिर उसके बाद डॉक्टर बन गए और बाकायदा ट्रेनिंग भी कर रहे थे। बहरहाल ये डिग्री, ये सर्टिफिकेट इन्हें कौन दे रहा था, कौन इसे उपलब्ध करा रहा था, वो अभी भी एसओजी की गिरफ्त से दूर है। एसओजी की टीम उन्हें तलाश कर रही है, लेकिन डॉक्टरी में फर्जी सर्टिफिकेट ये संभवतः पहला मामला है और इस साल ये जमकर चर्चाओं का विषय रहा और एसओजी ने फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। राजस्थान का कोटा इस साल भी सुर्खियों में रहा। हमेशा की तरह इस साल भी कोटा में आत्महत्या की कई घटनाएं सामने आई। इस साल कोटा में लगभग 15 स्टूडेंट ने आत्महत्या की। पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2015 में कोटा में 18 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी। 2016 में यह आंकड़ा 17 सुसाइड का था। 2017 में 7 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी। 2018 में 20 छात्रों ने पढ़ाई के प्रेशर में जान दे दी। 2019 में कोटा में स्टूडेंट सुसाइड की संख्या 18 थी। 2022 में 15 छात्रों ने जान दी। 2023 में 26 छात्रों ने तनाव के कारण सुसाइड किया। 2024 में कोटा में कुल 19 छात्रों ने सुसाइड किया था। 2025 में 15 बच्चों ने आत्महत्या की। लगातार बढ़ती आत्महत्या के कारण अब यहाँ बच्चों का आना कम होता जा रहा है। हालात ये हैं कि लोगों की रोजी रोटी तक संकट में आ गई है। साल 2025 कोटा में कोचिंग के लिहाज से निराशाजनक रहा। इस साल जो है कोचिंग स्टूडेंट्स की तादाद में 30 से 35% जो है स्टूडेंट की संख्या जो है वो कम नजर आई। वहीं जो अगर बात करें कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के डिप्रेशन के मामले को लेकर के, तो डिप्रेशन के मामले भी सामने आए। कई कोचिंग छात्रों ने आत्मघाती कदम भी उठाए। तो कोटा उम्मीद कर रहा था जिस तरह की, वो उन उम्मीदों पर कोटा साल 2025 में खरा नहीं उतर सका। आर्थिक संकट भी कोटा में देखा गया और यही वजह है कि साल 2025 में कोटा की जो बड़ी इंडस्ट्री, जिसको कोचिंग इंडस्ट्री कहा जाता है, जिस पर लाखों परिवार निर्भर रहते हैं, वो जो है डगमगा सी गई। कई सारे हॉस्टल्स खाली पड़े रहे और कई सारे लोगों पर रोजी रोटी का संकट भी देखा गया। एसओजी ने इस साल नकल माफिया पर जमकर कार्रवाई की। भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के मामले सुर्खियों में रहे। एसओजी ने इस साल 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया। भजन लाल सरकार ने 16 दिसंबर 2023 को एसआईटी बनाई थी। एसआईटी के गठन के बाद एसओजी ने 138 मुकदमे दर्ज किए। 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसआईटी ने पेपर लीक के साथ ही डमी अभ्यर्थियों, फर्जी डिग्री और दूसरी गड़बड़ियों पर एक्शन लिया। अब तक 9 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक का एसओजी ने खुलासा किया। 5 साल में भर्ती हुए लोगों के रिकॉर्ड की भी जांच जारी है। भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाने के तरीकों में भी सुधार हुआ। राजस्थान में इस साल एसओजी पेपर माफिया और नकल माफिया पर काल बनकर सामने आई है और लगभग 200 से अधिक गिरफ्तारियां इस साल हुई है। ऐसे कई सारे भर्ती परीक्षा एग्जाम थे जिसमें सब इंस्पेक्टर, वन रक्षक, रीट, अध्यापक भर्ती परीक्षा, इसके अलावा जेईएन, हाईकोर्ट, एलडीसी, और जिन्होंने भी किसी भी माध्यम से नकल की उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया। एसआईटी टीम का गठन हुआ था। राज्य सरकार की भी यही मंशा थी कि इस साल बिल्कुल भी एग्जाम में चीटिंग नहीं हो, नकल नहीं हो। उसके अनुरूप ही इस बार एसओजी ने काम किया और 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। एसओजी का ये ताबड़तोड़ एक्शन इस साल खूब चर्चाओं में रहा और नकल माफियाओं में एसओजी को लेकर एक डर का माहौल भी बना रहा। जयपुर के दूदू से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी, जहां एक विधवा महिला और विवाहित युवक के प्रेम प्रसंग की वजह से दोनों को जिंदा जला दिया गया था। इस दुखद हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या था। बिरकी चंद खेत में काम कर रहा था। इस दौरान उसने पीड़िता को जाते हुए देखा। दोनों आरोपियों को पहले नहीं पता था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जब बिरकी चंद ने पीड़िता को जाते हुए देखा तो वापस घर आया और गणेश को लेकर खेत पर आ गया। वहां जाकर दोनों ने खेत की रेकी की। पीड़िता और शख्स झोपड़ी में मिलने वाले थे, ये जानकारी उन्हें हुई। इसके बाद दोनों ने डीजल से झोपड़ी में आग लगा दी। अपने ही परिजनों ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। मामले में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दूदू के मोखमपुरा क्षेत्र का मामला था, जहां बाडोलाव गांव के अंदर 2 प्रेमी युगल रात को मिलने के लिए खेत में पहुंचे थे। इस दौरान उनके परिजन उनके पीछे पीछे मौके पर आए और दोनों को देखकर बंधक बनाया और बंधक बनाने के बाद पेट्रोल छिड़ककर उनको जलाने की कोशिश की। उसके बाद जब आसपास के ग्रामीणों ने पूरा हादसा देखा तो उन लोगों ने उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पहले युवक की मौत हुई, युवती की भी मौत देखने को मिली।
इस साल जयपुर का सेंट्रल जेल सुर्खियों में रहा। जयपुर में रोजाना मोबाइल फोन मिलते रहे, कभी मोबाइल फोन तो कभी नशे का सामान। जयपुर पुलिस और सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन को रोकने के लिए जमकर अभियान चलाया, लेकिन सारे अभियान फेल नजर आए। 2025 में जेल में मोबाइल मिलने के लगभग 60 से ज्यादा मामले सामने आए। जेल की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। सेंट्रल जेल में लगभग 2500 बंदी सजा काट रहे हैं। जयपुर की जेल है राजस्थान की सबसे हाईटेक जेल। जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गे राजस्थान के टॉप बदमाश सजा काट रहे हैं। जयपुर सेंट्रल जेल को सबसे हाईटेक जेल माना जाता है, लेकिन ये जेल समय समय पर चर्चाओं में बनी रहती है, वो भी ऐसी वजहों से जिससे जेल प्रशासन पर सवालिया निशान लगते हैं। जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन नहीं मिले। इसके साथ ही जयपुर सेंट्रल जेल से कैदी फरार हो गए थे। कुछ कैदी जेल से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे और इसके साथ ही नशे की सामग्री भी जयपुर सेंट्रल जेल में पहुंचती रही। यही वजह है कि इस बार जयपुर का सेंट्रल जेल सुर्खियों में रहा और कार्रवाई के माने तो कार्रवाई इस साल पूरी जीरो रही है और अभी तक भी सेंट्रल जेल के अंदर लगातार मोबाइल फ़ोन पहुंच रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर कौन है वो शख्स जो सेंट्रल जेल के अंदर बंदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहता है। दिसंबर महीने में उदयपुर पुलिस ने बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया। बहुचर्चित बायोपिक घोटाले में आरोपी फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को उदयपुर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने दोनों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। आरोपियों ने बायोपिक से 200 करोड़ तक की कमाई का झूठा दावा किया था। शुरुआती ट्रांजैक्शन के बाद बायोपिक प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। कुल मिलाकर 30 करोड़ की रकम का कथित दुरुपयोग हुआ। इस एफआईआर में विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी सहित कुल 8 नाम शामिल हैं। उदयपुर पुलिस की जांच की टीम के मुताबिक प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि इस 30 करोड़ की रकम को निकालने के लिए नकली वेंडर बिल, फर्जी दस्तावेज और वाउचर का इस्तेमाल किया गया था। उदयपुर में वर्ष 2025 में बड़ा हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी का मामला देखने को मिला। इंदिरा आईवीएफ ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक अजय मूडिया के साथ में 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उसकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को मुंबई से गिरफ्तार कर उदयपुर लेकर आई। इसके साथ में को प्रोड्यूसर और उसके साथ में एक अन्य आरोपी को भी वेंडर जो उसको गिरफ्तार किया। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश किया, विक्रम भट्ट और उसकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को। उसके बाद में रिमांड पर लेने के बाद में कोर्ट के आदेश से उनको जेल में भेज दिया गया। राजस्थान 2025 में फर्जी बम की धमकियों से दहलता रहा। कभी अस्पताल, हाईकोर्ट, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, कलेक्ट्रेट तो कभी स्टेडियम। राजस्थान में एक के बाद एक धमकी भरे मेल आते रहे। सभी मेल में बस एक ही बात लिखी थी कि आपसे कुछ घंटे बाद धमाके होने वाले हैं। RDX बिछाया गया है, रोक सको तो रोक लो। राजस्थान पुलिस, ATS, साइबर पुलिस धमकी देने वाले शख्स को ढूंढती रही। पूरे साल ये पकड़ में नहीं आया कि धमकी किसने दी। शख्स ने लगातार 4 दिन तक राजस्थान हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी दी। पुलिस और एजेंसी को लगातार चुनौती देता रहा, लेकिन आज तक उसे नहीं पकड़ा गया। जयपुर में लगभग 60 से ज्यादा धमकियां मिली, तो वहीं पूरे राजस्थान में लगभग 100 धमकियां मिली हैं। पुलिस अभी भी तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान और राजधानी जयपुर का इस बार एक अदृश्य दुश्मन जो है वो बना रहा और वो बार बार राजस्थान में जयपुर के अंदर बम से उड़ाने की धमकियां देता रहा, लेकिन इस अदृश्य दुश्मन को राजस्थान पुलिस इस साल नहीं पकड़ सकी। साइबर, ATS, खुफिया एजेंसी, पुलिस सभी इसके पीछे तो रही, लेकिन ये अदृश्य दुश्मन कौन था इसकी तलाश नहीं हो सकी और ये बार बार राजस्थान पुलिस पर हंसता रहा और बार बार राजस्थान पुलिस को मेल भेजकर चैलेंज करता रहा। आतंकी टेरर मॉड्यूल के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी सामने आई कि राजस्थान का एक मौलवी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी के संपर्क में था। राजस्थान ATS ने संचौर से मौलवी ओसामा को गिरफ्तार किया था। साथ ही इसकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में भी होनी थी। मौलवी ओसामा को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी गई थी। ATS ने उसके मोबाइल फोन को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा था। खुलासा हुआ कि मौलवी के मोबाइल में कट्टरपंथी सोच से जुड़ी 3 लाख से ज्यादा तस्वीरें मौजूद थी। मौलवी ओसामा उमर गिरफ्तारी से पहले ही देश से भागने वाला था। दुबई के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचने की फिराक में था। ATS की टीम ने उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए उसकी भागने की योजना को सफल होने से पहले ही उसे पकड़ लिया, जिसे सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता बताया गया। राजस्थान को भी इस बार दहलाने की साजिश थी और ATS ने सांचौर से मौलाना को, उस्मान को गिरफ्तार किया था और ये मौलाना लश्कर-ए-तैयबा और TDP से संपर्क में था और अफगानिस्तान ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही ATS टीम ने इसे
पकड़ लिया। इससे पूछताछ की जा रही है। अब इससे कनेक्टेड कौन कौन से स्लीपर सेल है उस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में एटीएस और खुफिया एजेंसी जुटी हुई है। अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आने वाले सालों में ये कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। जयपुर में चौथी क्लास में पढ़ने वाली अमायरा की सुसाइड ने सभी को झकझोर दिया और अमायरा की मौत के इतने दिनों बाद भी सुसाइड के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है। इस पूरे मामले में शुरुआत से ही स्कूल की भूमिका संदिग्ध है। लगातार ऐसे आरोप लगते रहे कि स्कूल प्रशासन ने बच्ची के साथ हो रही बुलिंग की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। अब आपको बताते हैं कि सीबीएसई जांच में क्या मिला है। तो 18 महीने से बुलिंग की शिकायत हो रही थी। बुलिंग की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। सरप्राइज इंस्पेक्शन में सुरक्षा में कमी पाई गई। कमजोर मॉनिटरिंग, राष्ट्रीय गाइडलाइंस का उल्लंघन, एफिलिएशन बायलॉज में बड़े उल्लंघन पाए गए। बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। स्कूल में हेल्दी माहौल की कमी पाई गई। अमायरा की सुसाइड को लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। स्कूल की संदिग्ध भूमिका होने के बावजूद इस मामले पर स्कूल चुप्पी साधे हुए है। जांच एजेंसियां भी अपनी रिपोर्ट में स्कूल पर ही सवाल उठा रही हैं। अमायरा के परिजनों को बस इस बात का इंतजार है कि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। इस साल नीरजा मोदी में 9 साल की अमायरा ने 4 मंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या कर दी। इंसाफ अमायरा को अधूरा रह गया। लगातार पेरेंट्स कैंडल मार्च, पैदल मार्च निकालते रहे, सभी से मिलते रहे, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन इस घटना ने सब पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल पेरेंट्स पे भी खड़े कर दिए, सभी पेरेंट्स पे, और इसके साथ ही स्कूल स्टाफ पर भी कि आखिर पेरेंट्स रेगुलर अपने बच्चों से बातचीत करे, उन्हें क्या दिक्कत क्या परेशानी है वो बातचीत करे, और स्कूल स्टाफ भी रेगुलर बच्चों से बातचीत करे ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। सितंबर में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जहां जयपुर में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की पीट कर हत्या कर दी। जिस मां की ममता की मिसालें दी जाती हैं, उसी मां को उसके अपने बेटे ने पीट कर मार डाला, वो भी सिर्फ मामूली सी विवाद पर। इस हमले का एक वीडियो सामने आया था जिसमें बेटा अपनी मां पर इतने घूंसे चलाता दिखा। मार की वजह से महिला की मौत हो गई। मृतक महिला संतोष अपने बेटे नवीन और 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसके पति लक्ष्मण सिंह 10 साल पहले सेना से रिटायर हुए थे। 15 सितंबर को घर में सिलेंडर खत्म होने के बाद मां ने नवीन को सिलेंडर लाने के लिए कहा। इस मामूली सी बात पर वो बौखला गया और उसने अपनी मां की पीट कर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया था कि आरोपी बेटा शराबी था और अक्सर अपने परिवार से लड़ाई करता था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। माँ और बेटे में विवाद हुआ और उसके बाद बेटे के दिमाग में शैतान सवार हो गया और उस शैतान ने अपनी माँ को डंडों से, लात घूंसों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग थी, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाई। हालांकि पास में परिवार के लोग भी थे, नवीन को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसके दिमाग में खून सवार था और लिहाजा उसने अपनी ही माँ को, जिसकी कोख से उसने जन्म लिया, उसी को मौत के घाट उतार दिया। पूरे साल इस खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया कि कैसे एक बेटा हैवान हो सकता है और अपनी माँ का मर्डर कर सकता है। अगस्त में खैरथल में भी नीले ड्रम का हत्याकांड सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर नीले ड्रम में डाल दिया। नीले ड्रम में मिली युवक की लाश ने सनसनी मचा दी। ड्रम में लाश मिलने से इस घटना ने मेरठ के साहिल मर्डर केस की याद दिला दी। घटना के बाद मृतक युवक की पत्नी बच्चों के संग गायब हो गई। उसके साथ मकान मालिक का बेटा भी फरार था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा। युवक हंसराज शाहजहांपुर जिले का रहने वाला था। यहाँ पर एक ईंट भट्टे में काम करता था। मृतक की पत्नी के मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के साथ अफेयर था। इसी वजह से उसने अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। घर से बदबू आने पर पुलिस को कॉल की गई, तब मामले का खुलासा हुआ। हंसराज की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी और उसके बाद उसके शव को ड्रम में रखा गया था। साल 2025 में एक दिल दहला देने वाली घटना किशनगढ़ पास में देखने को मिली, जिसमें एक महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या करती है और उसे नीले ड्रम में डालकर चली जाती है। और फरार होने के बाद मकान मालिक को 2 दिन बाद पता चलता है, जब ड्रम में से बदबू आना शुरू होती है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में यह खुलासा होता है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति की हत्या की और अपने बच्चों के साथ फरार हो गई थी। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल की और महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले ने पूरे क्षेत्र को सनसनी में ला दिया था। मार्च में ब्यावर में एक और ब्लैकमेलिंग कांड सामने आया। रेप और ब्लैकमेल कांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को गिरफ्तार किया था। हकीम विजयनगर में हुए इस कांड में आरोपियों के साथ षड्यंत्र में शामिल था।
नाबालिग पीड़िता पर रोजा रखने, कलमा पढ़ने, आरोपियों के साथ जाने का दबाव बनाता था। ये मामला तब सामने आया जब एक नाबालिग ने विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। बाद में 2 और लड़कियों ने शिकायत की। तीनों लड़कियों को अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी आशिक मंसूरी था। उसने एक छात्रा को पहले दोस्ती और फिर मोबाइल देकर फंसाया था। ब्यावर रेप और ब्लैकमेल कांड की पीड़िता एक नाबालिग छात्रा ने बताया कि गैंग के लड़के अपने जाल में फंसाने के लिए हर रोज नई नई गाड़ियां लेकर आते थे। जाल में फंसाने के बाद इस गैंग के लोग नाबालिग लड़कियों को टॉर्चर करते थे। इस सनसनीखेज मामले का मुख्य आरोपी आशिक मंसूरी पहले ही सलाखों के पीछे है। अब तक 4 नाबालिगों सहित कुल 14 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच में पुलिस जुटी है, जबकि पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 7 अक्टूबर को बदमाशों ने रमेश टोलानिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रमेश को रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी गई थी। व्यापारी रमेश टोलानिया की हत्या ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस घटना में शामिल 4 मुख्य आरोपियों के साथ ही उन्हें सहयोग करने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया। रमेश टोलानिया को 1 साल पहले रोहित गोदारा गैंग से रंगदारी के लिए धमकी मिली थी। उन्होंने तब रंगदारी नहीं दी और पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी भी उपलब्ध करवाई थी, लेकिन कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद उनकी सुरक्षा हटा ली गई और इसका फायदा उठाते हुए 7 अक्टूबर को बदमाशों ने रमेश टोलानिया की हत्या कर दी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला रंगदारी और फिरौती से जुड़ा था। कारोबारी रमेश टोलानिया से गैंगस्टर रोहित गोदारा और उसके गुर्गे वीरेंद्र चारण ने विदेश से बैठे बैठे रंगदारी और फिरौती मांगी थी। कारोबारी रमेश टोलानिया ने जब फिरौती देने से इनकार कर दिया तो इन गैंगस्टरों ने अपने गुर्गों के जरिए उनकी हत्या करवा दी। पुलिस अब इन गैंगस्टरों को राजस्थान लाने की कवायद में जुटी है। ऐसे में देखना होगा इन गैंगस्टरों पर कब तक शिकंजा कसा जाता है। जैसलमेर में हुआ बस हादसा एक ऐसा हादसा है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इतने गहरे जख्म मिले जिनकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। बस हादसे में लापरवाही का आकलन करें तो बस मालिक के साथ तमाम वो लोग जिम्मेदार होंगे जिस पर इसकी जिम्मेदारी थी। अक्टूबर में जैसलमेर में एक बस में आग लग गई। जोधपुर जा रही एक प्राइवेट बस में भीषण आग लगी। झुलसे यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। 57 यात्रियों को लेकर बस जैसलमेर से रवाना हुई थी। हादसे के बाद सरकार ने मॉडिफाइड बसों पर जमकर कार्रवाई की, लेकिन आज भी हालात जस के तस हैं। साल 2025 राजस्थान में हुई आगजनी की घटनाओं ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। अक्टूबर माह में जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में लोग 3 बजे सवार हुए और अपने सफर को पूरा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि करीब 30 मिनट बाद वो बस आग के हवाले हो जाएगी और वो लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। अब तक इस बस अग्निकांड में 29 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया है। जैसलमेर के लोगों के दिलों में आज भी वो अग्निकांड जल रहा है और हर कोई उन तस्वीरों को अपने कल्पना से, अपने आंखों से हटा नहीं पा रहा। दिल दहला देने वाली ये घटना आज भी लोगों को झकझोर रही है। राजधानी जयपुर के चौमू में बस स्टैंड के मुख्य बाजार में एक मस्जिद के पास से पत्थर हटाने को लेकर विवाद हिंसात्मक हो गया था। दरअसल पुलिस ने रास्ता खुलवाने के लिए मस्जिद के पास रखे पत्थरों को हटाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की थी। इसके बाद लोगों से आपसी सहमति के बाद पत्थरों को हटाने की कार्रवाई की गई। पत्थर हटाने का काम शांति से पूरा कर लिया गया था। इसी मस्जिद के पास एक पुलिस चौकी के लिए लोहे की रेलिंग का स्ट्रक्चर रखा गया। तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते बहस बढ़ी और हालात हिंसक हो गए। इसके बाद बस स्टैंड इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस को निशाना बनाकर पथराव किया गया। पत्थरबाजी में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामला बढ़ने पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने पत्थर फेंकने और उत्पात मचाने वाले 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। 26 दिसंबर को देखने को मिला, जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे के साथ साथ पूरे राजस्थान को हिला दिया। ये हादसा तब हुआ जब सुबह 3 बजे चोमू पुलिस एक मस्जिद के बाहर रेलिंग निर्माण के दौरान पहुंची और वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते पूरा चोमू क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया। विभिन्न राजनीतिक और साथ ही सामाजिक संगठन भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने 110 लोगों को डिटेन किया, साथ ही 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। 15 नवंबर को जोधपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। नवजात बच्चे की उसकी 4 मौसियों ने मां की आंखों के सामने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। चारों आरोपी मौसियों ने बच्चे को गुड़िये की तरह तोड़ मरोड़ कर मार डाला। इस दौरान बच्चे की मां सुमन चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। मृतक मासूम के पिता ने सनसनीखेज आरोप लगाए और कहा कि उनकी सालियों की शादी नहीं हो रही थी। इसी अंधविश्वास में फंसकर उन्होंने नवजात की बलि दे दी।
बच्चे को पैरों से कुचलकर मार दिया। 4 मासी ने मिलकर अपने ही 16 दिन के भांजे को तांत्रिक क्रिया और अंधविश्वास में मार डाला। इसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस घटना ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। आधुनिकता के इस दौर में आज भी जो कह सकते हैं अंधविश्वास लोगों के जहन पर हावी है। ऐसा ही कुछ मामला जोधपुर में देखने को मिला जब 15 नवंबर 2025 की सुबह 18 दिन के मासूम की 4 मासियों ने मिलकर हत्या कर दी। बताया जाता है किसी तांत्रिक ने उन मौसियों को कहा था कि उनकी शादी नहीं हो रही, अगर किसी मासूम की बलि दे दी जाएगी तो उनकी शादी हो जाएगी। उसी तांत्रिक के बहकाव में आकर चारों मौसियों ने मिलकर अपने 18 दिन के मासूम भांजे की हत्या कर दी। 2025 में राजस्थान में जमकर साइबर क्राइम हुए। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर राजस्थान के अलग अलग जिलों में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी हुई। लोन के नाम पर जमकर लोगों को लूटा गया। शादी के कार्ड भेजकर लोगों से साइबर ठगी हुई। इस साल एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में साइबर ठगी के मामले में राजस्थान 8वें स्थान पर रहा। अलग अलग साइबर ठगी के तरीकों से राजस्थान के लोगों के अरबों रुपए साइबर ठगों ने ठगे। बड़ी बात यह है कि पुलिस बरामदगी के नाम पर जीरो रही। पुलिस ने साइबर ठगों को तो पकड़ा, लेकिन उनसे रुपया बरामद करने में राजस्थान पुलिस पीछे रही है। इस साल भी राजस्थान में जमकर साइबर ठगी के मामले दर्ज किए गए। भरतपुर, अलवर का मेवात साइबर ठगी का नया गढ़ बन गया। साइबर ठगी को रोकने के लिए दर्जनों अभियान चलाए गए, लेकिन साइबर ठगी नहीं रुकी। राजस्थान में इस साल साइबर अपराधियों ने जमकर राजस्थान के लोगों को चूना लगाया। लगातार साइबर ठगी के रोजाना तरीके बदलते रहे और राजस्थान के लोगों को जमकर ठगा गया। इसके साथ ही भरतपुर और अलवर, मेवात ये राजस्थान के साइबर अपराधियों का गढ़ भी बनता गया। हालांकि पुलिस ने खूब कार्रवाई की, लेकिन ये कार्रवाई काफ़ी कम रही और इसी वजह से इस बार राजस्थान में साइबर अपराध जमकर बढ़ा। उदयपुर से एक शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। यहाँ एक प्राइवेट आईटी कंपनी की महिला मैनेजर ने अपनी ही कंपनी के सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि चलती कार में उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसका रेप किया गया। कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी और न्यू ईयर पार्टी एक होटल में आयोजित की गई थी। युवती रात करीब 9 बजे पार्टी में पहुंची, जहां कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसका पति मौजूद थे। पार्टी देर रात लगभग 1:30 बजे तक चली। इस दौरान शराब का सेवन किया गया। रात करीब 1:45 पर युवती को उसके ही कार में बैठाया गया। कार में महिला एग्जीक्यूटिव हेड, उसका पति और कंपनी का सीईओ मौजूद थे। इसी दौरान चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ उन्हीं की सीईओ और एग्जीक्यूटिव हेड के पति ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसी के साथ उन्हें कोर्ट में पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जेसी हो गई। इसके बाद जो अहम सुराग मिले, जो कार के डैशबोर्ड के कैम के अंदर जो अहम सुराग मिले, उनकी पूरी जांच की गई। उसके आधार पर इन तीनों ही अपराधियों को जेल हुई। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।